स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं दीक्षा शर्मा और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से कैबिनेट बैठक में क्या क्या एजेंडास जाने वाले हैं, इस बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि अगले कल मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक भी होगी। हालांकि कल से ही देखिए बजट सेशन भी शुरू होने जा रहा है। ठीक 11 बजे राज्यपाल अभिभाषण के साथ ये बजट सेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन शाम को 4 बजे फिर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। 3 बड़े एजेंडास जो कि इस बैठक में जाने वाले हैं, इससे संबंधित अपडेट हम आपको देंगे। दूसरी बड़ी जानकारी हम आपके लिए दिल्ली बस रूट से जुड़ी लेकर आए हैं। देखिए, फिलहाल दिल्ली में सार्वजनिक बसेस को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। शिमला से दिल्ली तक अब बसेस नहीं पहुंच पाएंगी और दिल्ली से भी शिमला के लिए बसेस को नहीं आने दिया जा रहा है। आगामी आदेशों तक इसी तरह की व्यवस्था रहने वाली है। आखिरकार किस वजह से, और जो लोग अभी इमरजेंसी सिचुएशन में जाना चाहते हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगली बात एसएमसी और पोस्ट कोड 817 से जुड़ी भी करेंगे आज, क्योंकि मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से बड़ी स्टेटमेंट इन दोनों ही वर्गों पर दी गई है। एसएमसी रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं। जेओआईटी पोस्ट कोड 817 अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक इस भर्ती में रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। तो आखिरकार क्या कुछ मंत्री ने इसमें दलील दी है, जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और एक और बात करेंगे, 3 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। आखिरकार क्यों, किस वजह से, वो भी ठीक बजट सेशन से पहले क्यों, ये भी अपडेट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत एक घटना से करना चाहेंगे, क्योंकि राजधानी शिमला में ये वाकया पेश आया है, जहां पर एक महिला की ओर से सदर थाना में ये कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है कि 4 युवकों ने इसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। और जब छेड़छाड़ खानी इसके साथ की गई तो उसके बाद महिला पुलिस थाने पहुंची कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी महिला के लिए किया गया है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके भी महिला को अपमानित किया गया है। साथ ही महिला के साथ इन 3 से 4 के करीब युवकों ने छेड़छाड़ भी की है। हालांकि पिछले कल ही ये मामला दर्ज हो गया था और आज जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। ये राजधानी शिमला से संबंधित जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे, क्योंकि बीती शाम, पिछले कल शाम की अगर अपडेट दें तो उसी वक्त महिला ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी। राज्यसभा सांसद पर अब आना चाहेंगे। देखिए, तारीख बहुत ज्यादा नजदीक है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं नामांकन की प्रक्रिया के लिए और अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने नाम ही तय नहीं किया है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के तौर पर किसे भेजा जाएगा। हालांकि हिमाचल के नेताओं के नाम को लेकर चर्चाएं भी कम है और ये संभावना भी कम है कि हिमाचल के नेताओं को ये जिम्मेदारी दी जाए। ये इसलिए क्योंकि देखिए, पूरे देश भर में कांग्रेस को 9 से 10 के करीब ही सीटें मिलने वाली है। तो ऐसे में टॉप लीडरशिप को एक तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अभी टॉप लीडरशिप पर ही कहीं ना कहीं चर्चा होते हुए नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर जमकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर जमकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाया है और हर किसी को इंतजार है कि आखिरकार राज्यसभा सदस्य के तौर पर किसे भेजा जाएगा, सोनिया गांधी को या फिर प्रियंका गांधी को। तो एक बात तो ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग भी मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुला ली है और संभावना है कि उसमें भी इसे लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि जो फाइनल डिसीजन लेना है वो कांग्रेस हाईकमान को ही लेना है और इसमें किसी बड़े लीडरशिप का ही नाम दिया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं भी अभी काफी ज्यादा तेज हो गई हैं, लेकिन सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी, इनमें से कौन सा एक नाम होगा, इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा पोस्ट साझा किए जा रहे हैं। अभी देखिए, 15 फरवरी को क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख है और ठीक उससे पहले ये नाम भी यहां तय करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है कांग्रेस हाईकमान के लिए। सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी। बजट सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक आज हुई है। देखिए, जितनी बार भी विधानसभा सेशन होता है ठीक उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और दोनों पक्षों के नेता इसमें होते हैं और जो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया हैं वो भी आज सर्वदलीय बैठक में थे, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही बैठक की जाती है। ऐसे में कुलदीप सिंह पठानिया ने दोनों पक्षों से यह अपील की है कि जनहित से जुड़े ही वो मुद्दे उठाएं और व्यर्थ की बातों में अपना समय ना गवाएं। ऐसे में सदन की गरिमा भी ध्यान में रखें, सदन की गरिमा को ठेस ना पहुंचाए अपने शब्दों से और कम समय में अपनी बात कह सके। इस तरह की अपील दोनों पक्षों से, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष से आज उन्होंने की है। देखिए, सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री हर्षवर्धन चौहान गए थे और दूसरी ओर विपक्ष की अगर जानकारी दे तो विधायक बलवीर वर्मा गए थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नहीं गए और इस पर कुछ एक सवाल भी यहां मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से उठाए गए हैं। लेकिन बात हम सर्वदलीय बैठक से जुड़ी कर रहे हैं तो आपको ये भी बताना चाहेंगे, कुलदीप सिंह पठानिया की
की ओर से ही, क्योंकि ये जानकारी दी गई है कि जनहित से जुड़े मुद्दे ही इसमें उठाए जाएंगे, इस तरह की अपील उन्होंने की है और नियमों की परिधि में रहकर ही जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए भी कहा है। 29 फरवरी तक, क्योंकि अभी ये सेशन चलना है, लगभग इसमें 13 बैठकें होंगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर 15 और 16 फरवरी को चर्चा होगी। ये जानकारी भी आज उन्होंने दी। 17 फरवरी को, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, मुख्यमंत्री सुक्खू फिर अगले वित्त वर्ष के लिए अपना बजट भाषण एक तरह से पेश करने वाले हैं। बजट वो पेश करेंगे और कितने वर्गों को क्या राहत मिलती है, ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। सदन में कौन कौन से सवाल किए गए हैं और कितने सवाल किए गए हैं, इस पर भी आज फिर एक दफा विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से आंकड़ा रखा गया है। देखिए, कुल 882 प्रश्न विधानसभा को मिले हैं। इनमें तारांकित 632 और अतारांकित 250 प्रश्न हैं। और जो सूचनाएं प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त हुई है, उसमें मुख्य रूप से सड़कों की दयनीय स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं। स्वीकृत सड़कों की डीपीआर पर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रदेश में महाविद्यालय, स्कूल, स्वास्थ्य संस्थान आदि के अपग्रेडेशन को लेकर या निर्माणों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। विभिन्न विभागों में जो पद खाली चल रहे हैं, उस पर भी सवाल किया गया है। और नियम 101 के तहत 9 और नियम 130 के तहत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई है। हालांकि जो विधानसभा सदस्य हैं, उनके पास 14 फरवरी तक का समय है कि वो अपनी सूचना विधानसभा सचिवालय में भेज सकते हैं। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। अधिकतर सवाल सड़कों से जुड़े हैं, क्योंकि अभी प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में देखिए पिछले साल आई थी तो काफी नुकसान हो गया था। बहुत सारी सड़कों की स्थिति अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। दूसरी बड़ी बात, कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर अभी तक पद खाली चल रहे हैं। तो यानी कि भर्तियों का मसला इस बार काफी ज्यादा गूंजने वाला है। और अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से रिलेटेड भी कई विधानसभा सदस्यों ने यहां पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि विधायकों का प्रयास ये रहता है कि सबसे पहले अपनी कंस्टिट्यूएंसी के विकास को लेकर वो सवाल कर सके। तो अधिकतर सवाल इसमें वही रहते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर और जो पद खाली चल रहे हैं, उसे लेकर भी यहाँ सवाल रखे गए हैं विधानसभा सदस्यों की ओर से। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आखिरकार सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए, ये सवाल आज मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी उठाया और मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने ये कहा कि इस बैठक को काफी ज्यादा गंभीर रूप से लिया जाता है। हर सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और इसमें नेता प्रतिपक्ष का आना अनिवार्य रहता है, लेकिन शायद नेता प्रतिपक्ष जयराम को दूसरा काम ज्यादा जरूरी लग रहा है। इस बैठक को वो एक तरह से फॉर ग्रांटेड ले गए हैं। हालांकि जो बलवीर वर्मा आए थे विपक्ष की तरफ से, उन्होंने इस पर जवाब दिया है। उनका कहना था कि कोई जरूरी कार्यक्रम आ गया था जिसमें नेता प्रतिपक्ष को जाना था। फिर यहाँ जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा में, सुखराम चौधरी, उनके घर पर भी ट्रेजेडी हो गई थी तो वो भी नहीं आ पाए। इसलिए फिर बलवीर वर्मा को ही यहाँ ऑथराइज किया गया और उन्होंने ही अपनी बात फिर सर्वदलीय बैठक में आकर रखी है। बड़ी बात ये भी बलवीर वर्मा ने कह दी है कि जो 3 से 4 बड़े मसले उठाए जाएंगे जिन पर वॉकआउट होने की भी संभावना है या जिन पर खूब हंगामा बरप सकता है, उसमें देखिए पहली बात तो ये है कि 1400 के करीब संस्थान बंद किए गए हैं 13 महीने में। ये सवाल एक बार फिर उठेगा। इससे पहले अभी देखिए जो शीतकालीन सत्र हुआ था या उससे पहले मॉनसून सत्र भी हुआ था और या पहला बजट सेशन भी जो कांग्रेस सरकार का रहा था, यही एक सवाल उठाया गया था बार बार भाजपा विधायकों की ओर से। और फिर एक दफा ये इन संस्थानों को लेकर सवाल उठाने वाले हैं जो कि कांग्रेस सरकार ने बंद किए हैं। 1900 के करीब कर्मचारियों को क्यों नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया गया? ये 1900 वो कर्मचारी हैं जो कि कोविड-19 स्टाफ में काउंट किए जा रहे थे, स्वास्थ्य महकमे में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो इस पर भी सवाल उठने वाला है। फंसी भर्तियों का रिजल्ट अभी तक क्यों घोषित नहीं हो पाया? राज्य चयन आयोग कब तक फंक्शनल हो पाएगा? तमाम ये बड़े मसले रहने वाले हैं जिस पर सवाल उठाए जाएंगे। एसएमसी शिक्षक अभी सड़कों पर है, तो शिक्षक जैसे वर्गों को जो कि अहम वर्ग माने जाते हैं किसी भी राज्य का, आखिरकार उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए सरकार मजबूर क्यों कर रही है? तमाम बड़े सवाल उठाए जाएंगे विपक्षी नेताओं की ओर से। हालांकि इसी बीच देखिए नई भर्तियों को लेकर आस भी युवाओं में जग गई है, क्योंकि बजट सेशन है और नई भर्तियां भी इस दौरान निकाली जाती है। दावा अभी वर्तमान सरकार की ओर से ये किया जा रहा है कि ये जो अभी मौजूदा समय वाला वित्त वर्ष है, इसमें 20 से 21 हजार के करीब पद भर लिए गए हैं। अब यहाँ नया बजट सेशन होगा, नया बजट सामने आएगा तो नई भर्तियों को लेकर भी इंतजार बना हुआ है। हालांकि सबसे ज्यादा इंतजार शिक्षा महकमे में हम देख रहे हैं, क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के पद खाली चल रहे हैं। शिक्षकों में भी, कॉलेज कैडर में भी उन युवाओं को काफी ज्यादा इंतजार है भर्ती का जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाई कर लिया है कि आखिरकार कब तक ये असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य वर्गों की वहां पर भर्तियां हो पाएंगी। अभी देखिए जितनी भी
एजेंसीज हैं, अगर हम उसमें विभिन्न स्वतंत्र एजेंसियों की भी बात करें तो जब सर्वे इनकी ओर से किया गया था तो उसमें यही पाया गया कि शिक्षकों की कमी काफी ज्यादा चल रही है राज्य के सरकारी स्कूलों में और कॉलेजेस में, जिस वजह से पढ़ाई प्रभावित हुई है। तो इसीलिए शिक्षा महकमे में सबसे ज्यादा आस लगाकर युवा बैठे हैं कि अब भर्तियां निकाली जाएंगी। हालांकि भर्तियां तो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी होनी है, बाकी महकमों में भी होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार अभी शिक्षा विभाग में ही भर्तियों को लेकर किया जा रहा है। इसी बीच एक और बात होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभिभावकों की ओर से भी ये डिमांड रखी जा रही थी और हाल ही में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से या मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से भी ये बात कही गई थी कि विशेष तौर से शिक्षा के क्षेत्र में तबादलों पर और सेवानिवृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी सेशन के बीच। जब ये सत्र शुरू होते हैं स्कूलों में तो फिर उस बीच जब तबादले होते हैं या रिटायरमेंट होती है शिक्षक की, तो बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा सफर हो जाती है। इसलिए अब नया सेशन जो स्कूलों में शुरू होगा उसमें प्रयास ये किया जाएगा कि तबादले ना किए जाए, केवल इमरजेंसी में ही ये तबादले हो सके और सेवानिवृत्ति भी पूरा सेशन खत्म करने के बाद हो, यानी कि विश्वविद्यालय जैसी व्यवस्था अब स्कूलों में की जाए। ये अभिभावक भी डिमांड रख रहे हैं और सरकार भी चाह रही है। हो सकता है कि ये फैसला भी इसी बजट सेशन के दौरान ले लिया जाए और जो नया सेशन शुरू होगा उसमें पूरी तरह से तबादलों पर रोक लगा दी जाए। सेशन के बीच किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं होगा और ना ही सेवानिवृत्ति होगी। और ऐसे में सच में ये देखने में आया है, इस बात से बच्चे तो परेशान होते ही हैं लेकिन अभिभावक भी होते हैं। सबसे पहले ये मशवरा अभिभावकों की ओर से ही सरकार के समक्ष रखा गया था, उसके बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी ये चीज मानी कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब जब बीच में तबादले हो जाते हैं तो ऐसे में फिर कुछ एक दिनों के लिए बच्चों को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ता है। तो अब बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस बरती जाएगी ताकि गुणवत्ता सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर बढ़ाई जा सके और ये तभी संभव है जब बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या में वहां शिक्षक पहुंचेंगे अपना अपना विषय पढ़ाने के लिए। देखिए, जो सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी हैं उनमें भी काफी रोष पनप रहा है और रोष इसलिए पनप रहा है क्योंकि आरोप ये लगा रहे हैं कि पुलिस विभाग की ओर से इन्हें कुछ एक सुविधाएं नहीं दी जा रही है। ना तो मेडिकल बिलों का भुगतान किया जा रहा है सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों का और ना ही डीए एरियर जैसे भुगतान इन्हें हुए हैं। अन्य वित्तीय लाभों से भी इन्हें वंचित रखा जा रहा है, जिस वजह से कई बड़ी परेशानियों से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। परिवार चलाना इनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है और जो अभी हाल ही में कुछ एक पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हुए हैं उनके हक से भी उन्हें एक तरह से इग्नोर किया गया, उन्हें साइड कर दिया गया। तो ऐसा क्यों इनके साथ हो रहा है, सवाल इन्होंने किया है और सिरमौर में कुछ एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है और ये मांग उठाई है कि जल्द से जल्द एक मुश्त ही इनके एरियर का भुगतान कर दिया जाए, इनका डीए भी ने दिया जाए और कम से कम मेडिकल भत्तों का भुगतान तो होना ही चाहिए। अब ये वृद्ध अवस्था की ओर जा रहे हैं और ऐसे में अपना घर परिवार चलाना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और तो और अभी मौजूदा समय में जो पुलिसकर्मी सेवाएं भी दे रहे हैं, यानी कि जो कार्यरत पुलिसकर्मी हैं वो भी इस बात को रख चुके हैं कि उनका हक नहीं दिया जा रहा है। एक तरह से नजरअंदाजी इन लोगों की हो रही है। कुछ दिन पहले हमारे पास जो प्रेस नोट आया था वो पुलिसकर्मियों का आया था जिसमें वो प्रमोशन की मांग उठा रहे थे। पिछले 3 वर्षों से उनकी प्रमोशन नहीं हो पाई है, वो इंतजार में बने हुए हैं और अभी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी सामने आए हैं जिन्होंने सिरमौर में डीसी को पिछले कल ही ज्ञापन सौंपा है और मांग रखी है कि इनके मेडिकल बिल समेत एरियर, डीए और जितने भी वित्तीय भत्ते हैं उसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 पर आज मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने साफ तौर पर अपनी बात रखी है। दरअसल बात इसलिए रखी क्योंकि अभी कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। 9 फरवरी को जो कैबिनेट हुई थी इसमें डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और मंत्री हर्षवर्धन चौहान इसमें सदस्य बनाए गए हैं। तो मंत्री हर्षवर्धन ने ये आज क्लियर करना चाहा है कि जल्द से जल्द पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अभी डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी का निधन हुआ है जिस वजह से कुछ दिन तक वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो शिमला लौटेंगे तो उसके बाद ये इस कमेटी की बैठक भी होगी, सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी। क्योंकि एफआईआर इसमें दर्ज है तो सीधे तौर पर रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या रास्ता निकाला जा सकता है इस पर चर्चा जरूर होगी और सभी कानूनी पहलू भी इसमें लिए जाएंगे और अन्य विभागों के साथ जैसे कि विधि विभाग की भी जानकारी दे तो राय मशवरा यहाँ पर जरूर होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा धैर्य ये रखे अभ्यर्थी, ये बात उनकी ओर से कही गई है। लेकिन अगले कल के लिए जानकारी ये आई है कि बजट सेशन क्योंकि शुरू हो रहा है और विधानसभा का घेराव करने के लिए पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी पहुंचने वाले हैं।
इनके सब्र का बांध अब टूट गया है। और वो इसलिए टूटा है क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले ये सचिवालय के बाहर भी आए थे प्रदर्शन करने के लिए, कई दफा सचिवालय के बाहर ये प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन जब रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी, तो फिर इनके लिए ये काफी चिंताजनक जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इन्हें लग रहा है कि पता नहीं सरकार रिजल्ट घोषित करेगी भी या नहीं, लेकिन मंत्री हर्षवर्धन ने आज ये भी साफ तौर से कहा है कि बिल्कुल हक में है सरकार, इनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, लेकिन एक बार ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो जाए जरूरी है। और ये तभी हो पाएगी अब जब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला लौटेंगे, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन पहले ही उनकी पत्नी का निधन हुआ है, जिस वजह से वो अभी जल्दी नहीं आ सकते, तो कुछ दिन इंतजार करना होगा और ज्यादा पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों को। एसएमसी को लेकिन एक बड़ी राहत है, क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ पिछले कल इनकी बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को जो कैबिनेट बैठक हो रही है उसमें ये मसला उठाने वाले हैं। रेगुलर पॉलिसी की मांग उठाई जा रही है और यही रेगुलर पॉलिसी को लेकर चर्चा अब कैबिनेट बैठक में भी की जाएगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मंत्री हर्षवर्धन की ओर से भी आज यही कहा गया है कि कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी चर्चा कर ली है, रिपोर्ट तैयार कर ली है, अब ये सिफारिशें कैबिनेट में रखने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही पॉलिसी को लेकर कोई भी रिस्पॉन्स मंत्रिमंडल से मिलता है तो इस पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि क्रमिक अनशन देखिए अभी भी जारी है एसएमसीज का, और एसएमसीज ने भी ये क्लियर कर दिया है कि जब तक अब पॉलिसी का प्रारूप सामने नहीं आ जाता ये अपना अनशन वापस नहीं लेने वाले हैं। एक तरह से कक्षाओं का भी बहिष्कार कर रहे हैं। और अभी दुर्गम क्षेत्रों में पढ़ाई भी बच्चों की बहुत ज्यादा सफर हो रही है। अपना विषय तो ये एसएमसीज पढ़ाते ही हैं, लेकिन दूसरा विषय भी पढ़ा लेते हैं। ऐसे में अब कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर स्कूल सामने आ रहे हैं, एक भी टीचर अभी पढ़ाने के लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि एसएमसीज ने ही पूरा जिम्मा वहां संभाला हुआ था और अब ये भी सड़कों पर उतर गए हैं। जब तक पॉलिसी का प्रारूप इनके लिए तैयार नहीं होगा और इनके साथ साझा नहीं किया जाएगा, ये अपना क्रमिक अनशन वापस नहीं लेने वाले हैं। इसलिए बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा सफर हो रही है और इसे देखते हुए ही अब ये संभावनाएं बढ़ गई हैं कि जो अगले कल 14 फरवरी को कैबिनेट बैठक हो रही है उसमें हो ना हो इनके मसले पर जरूर चर्चा होने वाली है। देखिए 3 मंत्रियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री क्योंकि बजट सेशन के दौरान मौजूद नहीं होंगे, जैसा कि हमने कहा हाल ही में उनकी धर्मपत्नी का अभी निधन हुआ है, जिस वजह से उनके महकमों का जिम्मा 3 मंत्रियों को दे दिया गया है, यानी कि अतिरिक्त कार्यभार इन 3 मंत्रियों को दिया गया है। इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को जल शक्ति, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को भाषा और कला, जबकि शहरी विकास मंत्री राजेश धर्मानी को परिवहन विभाग का दायित्व सौंपा गया है। बजट सेशन के दौरान इन महकमों से जुड़े जितने भी सवाल लगाए गए हैं उनका जवाब यही मंत्री देंगे और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से भी ये पत्र जारी कर दिया गया है विधानसभा सचिव को कि इन महकमों का जवाब इन्हीं तीनों मंत्रियों से दिया जाए। देखिए अब कैबिनेट पर आना चाहेंगे, क्योंकि कल शाम को ठीक 4 बजे मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इसमें क्या क्या मेन एजेंडाज रहेंगे आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि अगले कल से बजट सेशन भी शुरू हो रहा है और ठीक 11 बजे राज्यपाल अभिभाषण के साथ ये बजट सेशन शुरू हो जाएगा। फिलहाल देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के बजट भाषण को अप्रूव करने के लिए मुख्य तौर पर ये कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है 17 फरवरी को, क्योंकि मुख्यमंत्री अपना बजट पेश करेंगे, उससे पहले कैबिनेट का अप्रूवल मिलना भी काफी ज्यादा जरूरी है। 9 फरवरी को जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें हल्की चर्चा ही इस बजट को लेकर हो पाई थी, तो अब यहाँ पर ये दिन यानी कि अगला दिन चूज किया गया है और ये कैबिनेट बैठक ठीक बजट सेशन के पहले दिन ही बुला ली गई है। दूसरी ओर कर्मचारियों में एरियर को लेकर और डीए को लेकर काफी ज्यादा इंतजार बना हुआ है। अभी देखिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से 3 किस्तें डीए की लंबित हो गई हैं। कर्मचारियों में इंतजार है, अब उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि पहले कुछ हुआ नहीं, शायद बजट सेशन में ही हो जाए, लेकिन फिलहाल कैबिनेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। कैबिनेट को लेकर एक बात हम कह चुके हैं, बजट को खास तौर पर इसमें अप्रूवल मिलने वाली है। और दूसरी बड़ी बात एसएमसीज का मुद्दा इसमें रखा जा सकता है, क्योंकि 2 मंत्री ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि एसएमसीज को लेकर इसमें चर्चा होगी। देखिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया है। ये बड़ी अपडेट कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो शिमला से दिल्ली जाने की सोच रहे थे या दिल्ली से शिमला की ओर आने की सोच रहे थे या चंडीगढ़ जाने की भी जो लोग सोच रहे थे। दिल्ली की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो प्रवेश करने का आह्वान किया गया था उसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने फैसला लिया है, ताकि वहां पर असुविधा ना हो। अभी दंगों जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो सकती है और आम लोगों को इस बीच पिसना पड़ेगा, जिस वजह
से दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं, यानी कि दिल्ली से बाहर सार्वजनिक बसेस नहीं आ पाएंगी और दिल्ली में सार्वजनिक बसेस प्रवेश भी नहीं कर पाएंगी। शिमला से अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो चंडीगढ़ तक ही जा पाएंगे, उसके बाद आपको रुकना होगा। और दिल्ली से तो खैर वैसे ही सीमा के बाहर कोई भी बस नहीं आ पाएगी, ना चंडीगढ़ के लिए ना शिमला के लिए। लेकिन इसे देखते हुए एचआरटीसी की ओर से भी निर्णय ले लिया गया है। शिमला से आज शाम को जितनी भी बसेस दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी वो सभी रूट्स प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और दूसरी ओर दिल्ली से भी जो शिमला के लिए बसेस आने वाली थी उन बसेस को दिल्ली में ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये जरूरी हो गया था क्योंकि आज शाम को ही देखिए इस तरह का डिसीजन लिया गया है, ये बात सामने आई है, यानी कि दोपहर बाद ये डिसीजन दिल्ली पुलिस की ओर से लिया गया है। आगामी आदेशों तक ये फैसला इसी तरह से लागू रहेगा और अगले कल को लेकर किस तरह की व्यवस्था रहती है इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि 14 फरवरी को यहां हरियाणा और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक होने वाली है जिसमें ये तय करेंगे कि ये जो दिल्ली की सीमाएं हैं इन्हें फिर से खोलना है या नहीं खोलना है। अभी क्योंकि सील कर दी गई हैं और जिस तरह के निर्देश अब हरियाणा और दिल्ली पुलिस की बैठक के बाद आते हैं उसी अनुसार फिर यहां भी एचआरटीसी की ओर से फैसला लिया जाएगा। कुछ एक लोग जिन्हें इमरजेंसी वाली सिचुएशन में जाना भी है तो वो अपने नज़दीकी बस अड्डा से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आखिरकार अभी वहां पर किस तरह की स्थिति चल रही है, या फिर एचआरटीसी में भी कॉल कर सकते हैं। शिमला कंट्रोल रूम का नंबर 017726586765 है, यहाँ भी कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पूरी सूचना ले सकते हैं। लेकिन ये फैसला ही एचआरटीसी ने इसलिए लिया है क्योंकि आम लोग जब शिमला से निकल जाएंगे और दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो उन्हें ही असुविधा होगी, और या फिर दिल्ली से निकल जाएंगे लेकिन शिमला तक नहीं पहुंच पाएंगे तो वो भी बहुत बड़ी असुविधा होगी। तो शिमला से चंडीगढ़ तक का सफर आप कर सकते हैं लेकिन चंडीगढ़ से आगे नहीं जा सकते, और दिल्ली से तो अभी निकलना ही बहुत मुश्किल है। जितनी भी सार्वजनिक बसें हैं उनके लिए ये सीमाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही चेतावनी दे दी थी और जैसे ही दिल्ली प्रवेश का आह्वान उन्होंने किया उसके बाद तुरंत ही दिल्ली पुलिस ने इस तरह का फैसला भी ले लिया है, यानी कि एक तरह से मार्ग पर रोक लगा दी गई है। पेपर लीक मामले में एक और जानकारी निकलकर सामने आई है। ये पोस्ट कोड 962 है जिसमें कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सचिवालय क्लर्क भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्ट कोड 962 के पेपर लीक मामले में आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर की पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी कांगड़ा के बताए जा रहे हैं, एक आरोपी इसमें हमीरपुर का गिरफ्तार किया गया है। इसमें पहले भी देखिए कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी है। विजिलेंस ने आरोपी महिला कर्मी उमा आजाद और आयोग कार्यालय के सामने ढाबा चलाने वाले सोहन सिंह के समेत जिला ऊना के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। ये रवि कुमार नाम बताया जा रहा है, निलंबित ट्रैफिक इंस्पेक्टर है। तो इन तीनों की गिरफ्तारियां पहले हो गई थी, इसके बाद अब 3 और ज्यादा इसमें गिरफ्तारियां हुई है। जो आरोपी अभी पकड़े गए हैं उनके मोबाइल फोन में प्रश्न पत्र मिला है, तो ये संभावनाएं बढ़ गई हैं कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन से न जाने कहां कहां इस प्रश्न पत्र को साझा किया होगा, जिसके बाद गिरफ्तारियां हो गई हैं और अब इन आरोपियों को 15 फरवरी को अदालत में भी पेश किया जाएगा। तो यही एक कारण है जो कि बार बार सरकार की ओर से भी गिनाया जाता है कि आखिरकार क्यों रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है। अभी जो पोस्ट कोड 62 है इसमें देखिए अभी तक इंतजार ही बना हुआ था और ये भी अभ्यर्थी मांग उठा रहे थे कि रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए, लेकिन ठीक उससे पहले 3 और गिरफ्तारियां होने का मामला इसमें सामने आया है। देखिए कुछ एक आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसमें तकरीबन 6 आईएएस अधिकारी हैं और सबसे राहत भरी बात बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए निकलकर सामने आई है। ये मांग उठा रहे थे कि एमडी का जिम्मा किसी और को दिया जाए। जो पहले वहां पर अधिकारी तैनात थे उनसे काफी ज्यादा परेशानी ये बिजली बोर्ड के कर्मचारी जाहिर कर रहे थे। तो डॉक्टर निपुण जिंदल को बिजली बोर्ड में अब एमडी लगाया गया है, अतिरिक्त कार्यभार उन्हें दिया गया है और इसके बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर भी देखने के लिए मिल रही है। डॉक्टर अमनदीप गर्ग की बात करें तो इन्हें पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। श्री कदम संदीप वसंत को एडिशनल चार्ज दिया गया है। आयुष में सेक्रेटरी ने लगाया गया है। डॉक्टर राजकृष्ण पृथ्वी को राज्य चयन आयोग का चेयरमैन लगाया गया है, ये भी अतिरिक्त कार्यभार है। और संदीप कुमार को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का। और डायरेक्टर की पोस्ट पर दोरजे चेरिंग को सेटलमेंट ऑफिसर शिमला डिवीजन में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो 6 के करीब ये आईएएस अधिकारी हैं और निपुण जिंदल की बात हम आपको बता ही चुके हैं, बिजली बोर्ड में इन्हें एमडी लगाया गया है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।